नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। पिछले क्लास में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कुछ भाग देखे थे और उसी के आगे जो है हम लोग अब शुरू करेंगे आज से। और आप लोग जो है इसको पढ़ते हुए जो है अपना फेयर बनाते रहिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन बनाइए आगे आप लोग। What is interference of light? Interference of light. Interference of light लिख कर करो टेस्ट में। देखिए पहले इंटरफेरेंस का बात समझिए कि दो लाइट वेव हो जिसका फेज सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो, दोनों सेम होना चाहिए। अगर किसी मीडियम में एक साथ ट्रेवल करते हैं तो दोनों वेव का सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन मतलब कि ओवरलैपिंग होता है और ओवरलैपिंग के कारण कहीं कहीं पर लाइट का तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है कम दिखाई देता है तो कहीं कहीं पर मैक्सिमम दिखाई देता है। इस फेनोमेनन को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से एक बार बात समझिए कि दो लाइट वेव जिसका फेज समान हो, फेज के बारे में पिछले क्लास में बताए भी होंगे, कॉपी निकाल करके थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, और उसका वेवलेंथ भी जो है वह सेम है। जब ये दोनों सेम हो और एक साथ यदि वह किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका सुपरपोजिशन होता है, ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग के कारण कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं कहीं पर मिनिमम मतलब बिल्कुल डार्कनेस जैसा दिखाई देता है। इस फेनोमेनन को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो लिख लिया जाए इस बात को। टू लाइट वेव of same phase and same wavelength propagates in a medium, then due to superposition मतलब ओवरलैपिंग of these two waves intensity of resultant light wave at some point is found to be maximum and some point it becomes minimum. मिनिमम मतलब डार्कनेस, बिल्कुल डार्क हो जाना चाहिए। दिस फेनोमेनन is called interference of light
एक बार फिर से आप लोग गौर कर लीजिए, हम लोग कहें कि टू लाइट वेव जिसका फेज समान होना चाहिए, वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए। अगर किसी मीडियम में प्रोपागेट्स करता है तो ओवरलैपिंग के कारण जो है लाइट की इंटेंसिटी किसी बिंदु पर जो है मैक्सिमम दिखाई देती है तो किसी बिंदु पर आपको मिनिमम दिखाई देती है। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नोट कर लीजिए इसको। वीडियो को पॉज कर करके अभी रोक करके लिखते रहिएगा ताकि आसानी होगी लिखने में। और थोड़ा आगे देखिएगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दो तरह का होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझिएगा थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए कि कोई वेव है, जैसे ऐसे आगे चल रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट और इस पॉइंट को हम लोग टॉप कहते हैं। एक श्रिंग होता है, गर्त होता है, हिंदी में देखिएगा तो इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको टॉप कहते हैं। तो जब दो लाइट वेव का क्रेस्ट क्रेस्ट मिल जाए, एक और वेव हो जो इसी ढंग से चल रहा हो इस ढंग से, तो दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट अगर एक पॉइंट पर मिल जाए, चाहे टप टप जिस पॉइंट पर मिल जाए, उस पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई देती है। और ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जब टू लाइट वेव का क्रेस्ट टप के साथ मिल जाए या टप जो है क्रेस्ट के साथ मिल जाए, तब उस बिंदु पर जो है लाइट वेव की इंटेंसिटी जो होती है, रिजल्टेंट लाइट की इंटेंसिटी जो होती है, वह मिनिमम दिखाई देती है। और ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। देखिए क्रेस्ट क्रेस्ट मिला या टफ टफ मिला तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और जब क्रेस्ट के साथ टफ मिलेगा, चाहे टफ के साथ क्रेस्ट मिलेगा, तो उस पॉइंट पर जो है लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई देती है। और ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसको भी आगे लिख लिया जाए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख करके रख दीजिए। वेल क्रेस्ट क्रेस्ट और टफ टफ of two light wave meet at a point
then intensity at that point becomes maximum. Then the interference is called constructive interference. मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको क्रेस्ट क्रेस्ट मिलना चाहिए अथवा क्या मिलना चाहिए, टफ टफ मिलना चाहिए। तो वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम आपको दिखाई देगी और ऐसे ही इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। दूसरा नंबर में हेडिंग बनाइए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि जब दो लाइट वेव का क्रेस्ट के साथ मिलना चाहिए टफ अथवा टफ के साथ मिलना चाहिए क्रेस्ट, meet at a point, then intensity at that point becomes minimum. Minimum means बिल्कुल डार्क होना चाहिए. Then the interference is called destructive interference. Destructive interference. इसको आगे भी चल करके कैलकुलेशन भी देखेंगे कि जब पथ डिफरेंस का मान कितना होता है तो कंस्ट्रक्टिव प्राप्त होता है, और फेज डिफरेंस पर भी यह डिपेंड करता है, पथ डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है। उसके लिए भी आगे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, तब देखेंगे इसका भी वैल्यू और कितना होता है। अभी हम लोग इतना कहेंगे कि जब क्रेस्ट और टफ मिलते हैं अथवा टफ और क्रेस्ट मिलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उत्पन्न होता है, और क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिलता है अथवा टफ के साथ टफ मिलता है तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब एक क्वेश्चन बनाया जाए। देखिए, दो लाइट वेव का मिलना, लाइट वेव जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तभी भी मिल सकता है, विपरीत डायरेक्शन में आ रहा हो तभी भी मिल सकता है। तो उसका सुपरपोजिशन भी जो होता है, ओवरलैपिंग भी जो होता है, वो दो तीन टाइप का होता है। तो पहले अब हम लोग देखेंगे कि जब दो लाइट वेव सेम डायरेक्शन में जा रहा तब उसके सुपरपोजिशन से जो वेव प्राप्त होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका फेज का मान क्या होगा, इस मान को हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। When two light wave propagates along same direction, then find the equation of resultant wave
also find its amplitude and phase, और इसके फेज का हम लोग मान निकालेंगे और एम्पलीट्यूड का मान निकालेंगे और रिजल्टेंट वेव का जो है इक्वेशन निकालेंगे। समझिएगा थोड़ा। Let us consider two light waves of equation x1 बराबर a1 cos ओमेगा t। इस रूप में किसी वेव का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। y के रूप में लिखेगा तो y1 बराबर a1 sin ओमेगा t होता है और cos के रूप में हम लोग लिखेंगे तो यहाँ x होता है। एंड x2 बराबर a2 cos ओमेगा t प्लस फाई। फेज देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कीजिए ताकि फेज डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे तो इसका फाई बन जाएगा। मान लेते हैं इक्वेशन 1 है या इक्वेशन 2 है। ये दोनों लाइट वेव जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोपागेट्स in a medium along same direction, अब आप वेक्टर याद कीजिए। जब सेम डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब x1 प्लस x2 और अपोजिट में होता है तो x1 माइनस x2 होता है। बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देते हैं और सेम डायरेक्शन में हम लोग निकलना होता है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब दोनों वेव का निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका x1 प्लस कितना x2 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसमें एक x1 को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, a1 को एम्पलीट्यूड कहते हैं, ओमेगा देखिएगा तो इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे पूरा मान जो है फेज है और दो फेज के अंतर को हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। दो फेज के अंतर को फेज डिफरेंस कहते हैं। इतना में से इतना घटाएंगे ना तो जो फाई का जो मान होगा उससे हम लोग फेज डिफरेंस करेंगे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x बराबर हो गया आपका x1 प्लस कितना x2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब x1 और x2 का आप लोग जो है इसमें मान रखिए और इसको हल कीजिए। तो x बराबर a1 cos ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा। इसको तोड़िए कि a1 cos ओमेगा t प्लस a2 इंटू cos a प्लस b का सूत्र होता है कि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b होता है। a2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो a1 cos ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t इंटू cos फाई माइनस a2 साइन ओमेगा t इंटू हो जाएगा साइन फाई। पहले इतना लिखे तब आगे लिखते हैं। अब देखिएगा अब क्या कीजिए, इन दोनों में से cos ओमेगा t कॉमन ले लेते हैं। तो
x बराबर आपका हो गया cos ओमेगा टी कॉमन हो गया, तो बच गया कितना a1 प्लस a2 cos फाई, a2 cos फाई हो गया साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आप लिख लीजिए a2 साइन फाई को पोस्ट में लिख देते हैं, a2 साइन फाई हो गया। अब एक बात पर गौर कीजिए, जो हम लोग वेव का इक्वेशन लिखे हैं वह x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में हम लोग लिखे हुए, तो रिजल्टेंट वेव भी आपको प्राप्त करना होगा, जब उसको भी cos में रखना होगा, तो क्योंकि x का मान लिख रहे हैं, तो cos में आपका फार्मूला कब होगा, जब आपका cos a इंटू cos b हो जाए माइनस साइन a इंटू साइन b हो जाए। इसलिए इतना को cos में कुछ मान लेंगे वैल्यू, और इतना को साइन में वैल्यू मानेंगे, तब जाकर के cos a प्लस b पर आपका सूत्र जो है बन जाएगा। मान इसे मान लीजिए कि लेट a1 प्लस a2 cos फाई बराबर a cos डेल्टा, और a2 साइन फाई बराबर इसको मान लेते हैं a साइन डेल्टा, ए इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बी मान लेते हैं। अब इस मान को आप रखिएगा तो देखिएगा कितना होगा, x इज इक्वल टू, यह मान यहाँ रखिए, तो a यहाँ रख देते हैं cos ओमेगा टी इंटू cos डेल्टा माइनस a इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा हो जाएगा। इतना हमारे समझ से क्लियर होगा। कहीं दिक्कत होगा तो मैसेज के जरिए भी हम लोग पूछ सकते हैं। देखिए इन दोनों में से एक कॉमन है, तो लिखेंगे ना कि cos ओमेगा टी इंटू cos डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। देखिए cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यह हो गया आपका cos a प्लस b, तो x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो गया। यह रिजल्टेंट वेव का मतलब कि दो लाइट वेव के इंटरफेरेंस से, दो लाइट वेव के सुपरपोजिशन से जो वेव बना है उसका इक्वेशन हम लोग प्राप्त किए हैं कि x बराबर a cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा होता है। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, having phase delta and amplitude capital A। एम्पलीट्यूड कैपिटल A है। अब देखिए हम लोग कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का मान भी निकालिए और फेज का भी मान निकालिए, ये भी क्वेश्चन में हम आपको दिए थे, ये तो इक्वेशन हम लोग निकाल दिए। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ए का मान निकालना है और फेज का मान निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड ए का कैलकुलेशन देखिए। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन ए और बी को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इसका मान 1 हो जाएगा तो आपका ए का मान निकल जाएगा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, देखिएगा यह हो गया आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। दोनों को वर्ग करके हम लोग जोड़े, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा हो गया होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर दिए तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 cos फाई हो गया प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया। इतना हो गया। देखिए इसका मान हो गया आपका एक, तो यह हो गया ए स्क्वायर, यह हुआ A1 स्क्वायर। इन दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन है, तो A2 स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई होगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस यह A2 स्क्वायर हो गया क्योंकि इसका मान हो गया एक प्लस 2A1 A2 इंटू cos हो गया फाई। तो ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि रूट अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई। यह रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का मान है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया होगा। वीडियो भी पॉज कर करके धीरे धीरे भी आप लोग जो है लिखते रहिएगा घर पर और समझिएगा थोड़ा सा। एम्पलीट्यूड का यह मान हो गया। अब हम लोग को मान निकालना है फेज का मान, डेल्टा का मान निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ फेज हेडिंग बना देंगे, मतलब कि डेल्टा का मान निकालना है। क्या कीजिए कि दोनों इक्वेशन बी में इक्वेशन ए से भाग लगा दीजिए, तो tan डेल्टा का मान निकल जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाई ए। अब देखिए तो यह मान है आपका ए साइन डेल्टा और यह मान है ए कॉस डेल्टा। ए हो गया आपका A2 साइन फाई बटा में A1 प्लस A2 cos फाई हो गया। ए आपका कट गया, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है आपका tan डेल्टा। A2 साइन फाई बटा में A1 प्लस A2 cos फाई हो गया। यहाँ से डेल्टा निकालिएगा तो tan इनवर्स A2 साइन फाई बटा में A1 प्लस A2 cos फाई। ये आपका रिजल्टेंट वेव के फेज का मान है। माने इस एंगल से जब दोनों वेव मिलेगा तो फिर अब आगे इस एंगल से वह आगे बढ़ेगा, जिसका एम्पलीट्यूड जो है रूट अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई के बराबर होता है, जो कि वेक्टर में भी सूत्र को हम लोग देखे होंगे। यह सूत्र जो है आपका वेक्टर में भी एक बार आया था, इतना नोट कर लीजिए। देखिएगा अब आगे थोड़ा सा सम स्पेशल केस। सम स्पेशल केस, केस 1 व्हेन फाई बराबर 0 डिग्री।
फाई बराबर 0 डिग्री का मतलब हुआ कि दोनों वेव जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है। 0 डिग्री का मतलब होगा कि एक वेव भी अगर इसी डायरेक्शन में तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब जाकर के 0 डिग्री होगा, अथवा पैरेलल हो जाए। तो देखिए कि इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बराबर जो सूत्र लिखे थे कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाई का सूत्र। तो मान रखिएगा 0 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा रूट अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यह हो गया आपका कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 बराबर रूट अंदर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। यह मान निकालिएगा तो a1 प्लस a2 के बराबर हो जाएगा। यह a मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का यह मान है। मतलब कि दो वेव हो, एक का एम्पलीट्यूड a1 हो और दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 हो, तो रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मान जब पूछता है तो आप दोनों का एम्पलीट्यूड जोड़ दीजिए। डायरेक्शन क्या होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, दोनों के बीच का फेज का जो मान होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए केस टू जब फाई आपका 180 डिग्री, 180 का मतलब हो गया कि एक वेव इधर जा रहा है तो दूसरा वेव इधर से आ रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जब इसके जगह पर रखेंगे तो कॉस में 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो यहाँ आपका मान जो होगा -1 हो जाएगा, तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होगा। इसको हम लोग मिनिमम एम्पलीट्यूड कहेंगे, जो कि a1 माइनस a2 के इक्वल होता है, जो बड़ा मान होगा उसमें से हम लोग घटा देंगे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मान हो गया a1 प्लस a2 और मिनिमम एम्पलीट्यूड का मान हो गया a1 माइनस a2। इन दोनों से रिलेटेड जो है अगले वीडियो में, अगले क्लास में जो है हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तब आगे थ्योरी को हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि जब दो वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तब उसके सुपरपोजिशन से जो नया वेव मिला है उसका इक्वेशन क्या होगा। अब देखेंगे कि दो वेव जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हो तब रिजल्टेंट वेव जो है कैसा प्राप्त होता है। तब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में ब्राइट डार्क फ्रिंज का जो है आपको चौड़ाई निकालने के लिए आता है क्वेश्चन में। मान इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कितने विधियों से देखा जाता है उस विधियों को भी पढ़ेंगे। फिर इंटरफेरेंस कैसे कैसे इंटरफेरेंस चेंज होता है, उसका पथ में कैसे कैसे चेंजिंग होता है, ये सब भी आगे हम लोग क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग देखिएगा, तब अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग जो है इतना दूर तक आप लोग बनाते रहिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है और सुंदर ढंग से जो है इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू।